बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमारा साबिका लेक्चर प्रोक्योरमेंट के बारे में एक तारुफी लेक्चर था। आज हम मुख्तलिफ प्रोक्योरमेंट रूल्स पढ़ेंगे। चूँकि साबिका लेक्चर इंग्लिश वर्जन था, इसलिए हम उर्दू में इसको थोड़ा सा रिपीट करेंगे। आज हम केपरा के बारे में पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि जो लेटेस्ट अमेंडमेंट आई है उसी के मुताबिक हम इसको पढ़ें। के पी पी आर ए पी पी आर ए ये सारे रूल्स कंसेप्ट इसका एक ही है, सिर्फ क्लासेस वगैरह का फ़र्क है। कोशिश तो मेरी ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन शेयर करूँ आपके साथ, और वीडियो भी ज़्यादा लंबी ना हो। लेकिन चूंकि ये एक हसास और एक लंबा टॉपिक है, इसी वजह से इसको मैंने मुख्तलिफ लेक्चर में डिवाइड किया हुआ है। आज हम सिर्फ चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पढ़ेंगे डिटेल से। प्रोक्योरमेंट क्या है? हुकूमत किसी तंजीम या कारोबारी इदारे की जानिब से सामान, खिदमत या काम करने का रस्मी अमल है। सामान, खिदमत या काम, तो ये तीन चीज़ें जो है ना, गुड्स, सर्विसेज और वर्क्स, ये प्रोक्योरमेंट कहलाती है। केपरा ने प्रोक्योरमेंट, पब्लिक प्रोक्योरमेंट को अंडर सेक्शन 2 इस तरह डिफाइन किया है कि प्रोक्योरमेंट, पब्लिक प्रोक्योरमेंट मींस एक्विजिशन, टेम्पररी और परमानेंट और लीज of goods or services, or undertaking of works by contractual means, financed solely or partly out of fund by any procuring entity। यानी कि प्रोक्योरमेंट अगर चाहे टेम्पररी या परमानेंट बेस पे हो, लीज पे हो, फंडिंग प्रोक्योरिंग एंटिटी या गवर्नमेंट खुद करती है, या वो लोन या ग्रांट दूसरे जो है ना डोनर वगैरह से लेती है, तो ये सारे प्रोक्योरमेंट के अंदर ही आती है। परचेज और प्रोक्योरमेंट में फ़र्क क्या है? परचेजिंग प्रोक्योरमेंट फॉर्मल एंड सिस्टमेटिक प्रोसेस है, ये वैल्यू पे डिपेंड करता है, वैल्यू पे फोकस करता है। और एक प्रोएक्टिव अप्रोच है कि आया ये चीज़ जो है हमें हमें कितना जो है ना फ्यूचर में कितना फ़ायदेमंद होगा या नहीं होगा, उसकी फिजिबिलिटी है या नहीं है। तो ये तीन चीज़ें जो है ना प्रोक्योरमेंट इस पे डिपेंड करती है। परचेजिंग एक ट्रांजेक्शनल प्रोसेस है, एक आम लेन देन का प्रोसेस है। ये प्राइस पे फोकस करता है, वैल्यू पे नहीं करता। और एक रिएक्टिव अप्रोच है। एक रिएक्टिव अप्रोच इस तरह है कि हम किसी चीज़ की फौरी ज़रूरत पड़ती है और हम खरीदते हैं। प्रोसेस वगैरह इन्वॉल्वमेंट इसकी नहीं होती, न कोई लीगल कंस्ट्रेंट होती है इसकी। किप्रा, खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, 2012 में इसका एक्ट प्रोमिलगेट हुआ था। 38 सेक्शन थे इसके अंदर। जो रूल्स बने थे 2014 में, वो 55 रूल्स और 5 चैप्टर्स थे। अच्छा, केपरा या केपरा खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी से पहले हम प्रोक्योरमेंट के लिए कौन से रूल्स यूज़ करते थे, या कौन से रूल्स के तहत हम प्रोक्योरमेंट करते थे? इससे पहले या तो 2002 में पीपीआरए ऑर्डिनेंस था। उसके बाद मुख्तलिफ रूल्स बने, पीपीआरए रूल्स, पंजाब पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी रूल्स, और केपरा रूल्स। तो ये सारे जो है ना, लेकिन 2002 जो ऑर्डिनेंस था उससे पहले जो है ना, वो 2000 में वर्ल्ड बैंक कंट्री प्रोक्योरमेंट असेसमेंट एक रिपोर्ट आया था। उसी के तहत जो है ना 2002 में पीपीआरए ऑर्डिनेंस हुकूमत ने इसका नफाज किया था। उससे पहले क्योंकि ये सारे प्रोक्योरमेंट अथॉरिटी पाकिस्तान में नहीं थे, तो उससे पहले जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के मुख्तलिफ रूल्स रेगुलेशन थे, जिस तरह के CPWD, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट कोड्स, काफ़ी डिटेल से जो है ना उसमें इसने दिया हुआ था। और ये वर्क्स रिलेटेड थी। B&R कोड, ये वर्क्स बिल्डिंग एंड रोड्स कोड या GFR वगैरह में, तो ये सारे वर्क्स रिलेटेड जो रूल्स रेगुलेशन थे, तो उसमें जो है ना ये सारे दिए हुए थे उसने। अच्छा, कोटा ने जो रूल्स 2014 में इसका जो है ना रूल बनाए, तो उसमें SBDs बनाए। 2015 में SBDs मुख्तलिफ वर्ष के लिए, स्मॉल वर्ष के लिए अलहदा SBDs हैं, और लार्ज के लिए अलहदा। स्मॉल वर्ष जो 45 मिलियन से कम हो तो वो स्मॉल वर्ष में आते हैं, जो 45 मिलियन से ज़्यादा हो तो वो लार्ज वर्ष में आते हैं। तो गुड्स के लिए अलहदा SBDs हैं, स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट, और सर्विसेज के लिए अलहदा। चैप्टर 1, चैप्टर 1 के ये रूल 1 to 5 है, जनरल प्रोविजन है, डिफिनीशंस
चैप्टर 2 रूल 6 to 13 है, ये मेथड ऑफ प्रोक्योरमेंट है। चैप्टर 3 रूल्स 14 to 21 है, ये प्रोक्योरमेंट ऑफ वर्क्स एंड नॉन कंसल्टिंग सर्विसेज। चैप्टर 4 रूल 22 to 29 है, ये प्रोक्योरमेंट ऑफ कंसल्टेंसी सर्विसेज है। चैप्टर 5 रूल्स 30 to 55 है, ये मिसलिनियस प्रोविजंस है। स्टेजेस ऑफ प्रोक्योरमेंट, प्री प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है, प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है, और पोस्ट प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है, यानी कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह। प्री प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में कंस्टिट्यूशन ऑफ प्रोक्योरमेंट कमेटी आती है अंडर रूल 32। प्रिपरेशन ऑफ प्रोक्योरमेंट प्लान होता है, प्रिपरेशन ऑफ एसबीडीज। अच्छा, एसबीडीज क्या है? एसबीडी स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट है। और अच्छा, दूसरा ये दिया हुआ है बीएसडीज। तो एसबीडीज और बीएसडीज में क्या फ़र्क है? बिड सॉलिसिटेशन डॉक्यूमेंट, इसको बीएसडीज कहते हैं। एसबीडीज और एसबीडीज जो स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट है, जो प्रोक्योरिंग अथॉरिटी ने बनाए हैं मुख्तलिफ प्रोक्योरमेंट के लिए, मुख्तलिफ अथॉरिटी के पुराने पीपीआरए ने। इसमें जब प्रोक्योरमेंट एंटिटी अपने ज़रूरियात या अपने मुख्त रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसमें चेंजेस करती है और कंट्रैक्टर को प्रोवाइड करती है, प्रोवाइड से पहले जो है ना उसमें उसको हार्मोनाइज करती है, अपना क्राइटेरिया इसमें डालता है, रिक्वायरमेंट इसमें डालती है, तो ये बीएसडीज बन जाती है, बिड सोलिसिटेशन डॉक्यूमेंट। प्री प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में फिर प्रिपरेशन ऑफ एनआईटी, प्री क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट ईयूआई एनआईटी आता है। एनआईटी नोटिस इनवाइटिंग टेंडर, ये अखबार में जब इश्तहार डालते हैं, ये गुड्स और वर्क्स के लिए। ईयूआई अमूमन सर्विसेज के लिए होती है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, प्रोक्योरमेंट एग्जीक्यूशन प्रोसेस, ये बहुत अहम है। एडवर्टाइजमेंट, पहले एडवर्टाइजमेंट होती है। अच्छा, एडवर्टाइजमेंट से पहले यहाँ ये बात बहुत ज़रूरी है ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से, कि किसी भी चीज़ की प्रोक्योरमेंट से पहले उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल होना लाजमी है। यानी ए उसकी लाजमी है। अच्छा, ए एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल प्रोक्योरमेंट की कौन देता है? मुख्तलिफ कास्ट के हिसाब से मुख्तलिफ फोरम हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, प्रोविंशियल लेवल पे भी, और फेडरल और ये फेडरल लेवल पे भी। तो ये सारे जो है ना, हमने PC 1 और PC 2 जो लेक्चर था, तो उसी में हमने सारे पढ़े थे। तो एडवर्टाइजमेंट के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, या प्रोक्योरमेंट के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल उसका होना लाजमी है। तो टेंडर ए पर है, फिर जब टेंडर अवार्ड होता है तो उसके लिए वो फंड का रिलीज होना ये भी ज़रूरी है। प्री बिड मीटिंग होता है, प्री बिड मीटिंग आफ्टर एडवर्टाइजमेंट और बिफोर ओपनिंग का बिड, जो है ना, आप मुख्तलिफ बिडर्स के साथ प्री बिड मीटिंग कर सकते हैं बिफोर 7 days बिफोर ऑफ बिड ओपनिंग एटलीस्ट। फिर बिड ओपनिंग आता है, इवेल्युएशन होती, रिकमेंडेशन ऑफ अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है बाय प्रोक्योरमेंट एंटिटी, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग। तो ये सारे प्रोक्योरमेंट एग्जीक्यूशन प्रोसेस में। अच्छा, पोस्ट प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, ये क्या है? परचेज ऑर्डर जब हम देते हैं किसी चीज़ का, आके प्रोक्योरमेंट जब होती है और वो कॉन्ट्रैक्ट हम अवार्ड करते हैं, तो उसके बाद हम परचेज ऑर्डर वगैरह देते हैं सप्लाई के लिए। एग्जीक्यूशन होता है या इंस्टॉलेशन होती है मशीनरी की, जो हम मशीनरी वगैरह या इक्विपमेंट लेते हैं, या लार्ज कोई कम्प्लेक्स किस्म की नेचर की मशीनरी होती है, उसकी इंस्टॉलेशन। और या एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क्स, जो बिल्डिंग वर्क्स हो, रोड्स वगैरह है, तो उसकी एग्जीक्यूशन, ये सारी पोस्ट प्रोक्योरमेंट में। इंस्पेक्शन उसकी लाजमी है, कि जब काम कंप्लीट होता है तो उसकी इंस्पेक्शन होती है। पेमेंट इंस्पेक्शन के बाद पेमेंट होती है, मतलब पेमेंट बगैर इंस्पेक्शन की नहीं होनी चाहिए। वारंटी उसकी चेक होती है, और क्लोजर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। चैप्टर 1 खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये डिफिनीशन है सारे। प्रोक्योरिंग एंटिटी क्या है? ये डिपार्टमेंट, ऑफिस, गवर्नमेंट, प्रोजेक्ट, बोर्ड, कमीशन, कौंसल, सेमी ऑटोनॉमस, ऑटोनॉमस बॉडी, दे आर ऑल प्रोक्योरिंग एंटिटी। बिड, टेक्निकल प्रपोजल और फाइनेंशियल प्रपोजल, ये बिड कहलाती है। बिडर जो बिड सबमिट करता है, यानी कंट्रैक्टर या सप्लायर या कंसल्टेंट वगैरह।
Contract an agreement enforceable by law is called contract. और किपरा ने कहा कि जो कॉन्ट्रैक्ट 1872 के तहत होते थे वो कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट और कंसल्टेंट बीस डीज ये हमने पढ़े हैं। रूल्स 3 to 5 जो है ना ये एप्लीकेबिलिटी ऑफ दीज रूल्स हैं। रूल 4 जो है ना वो हम प्रोक्योरमेंट के लिए उर्दू और इंग्लिश दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। रूल 5 कोड ऑफ एथिक्स एंड इंटीग्रिटी पे एक्ट है जो मीसाक माहिदा है कि कोड ऑफ कंडक्ट पे और जो है ना वो एरिडिकेशन ऑफ करप्शन वगैरह के लिए। रूल 3 to 6 ये जनरल प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्योरमेंट है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटी इन के पी पी आर ए, इट्स के बोर्ड ऑफ गवर्निंग जो इसकी ट्यूआर्स वगैरह है, तो ये सारे रूल 3 to 6। चैप्टर 2 हम शुरू करेंगे। चैप्टर 2 मेथड ऑफ प्रोक्योरमेंट है। रूल 6 कहता है कि प्रिंसिपल मेथड ऑफ प्रोक्योरमेंट शैल बी ओपन कम्पिटिटिव बिडिंग, तो ये चीज़ बहुत अहम है। अच्छा, रूल 19 मेथड ऑफ प्रोक्योरमेंट में कहते हैं कि एक प्रोक्योरमेंट जो 1 लाख से 25 लाख के दरमियान हो तो उसी के लिए आप ओपन कम्पिटिटिव बिडिंग करेंगे। वो कंपनी प्रोक्योरिंग एंटिटी या अथॉरिटी की वेबसाइट पे भी डालेंगे, और अगर ज़रूरत पड़े तो इश्तिहार भी उसको दिया जा सकता है। मतलब लाजमी नहीं है इश्तिहार इसके लिए, लेकिन दिया जा सकता है। 14 अगस्त 2022 के बाद में मुख्तलिफ अमेंडमेंट किए, जो नोटिफिकेशन आए उसके मुताबिक जो ओपन कम्पिटिटिव बिडिंग की हद रखी गई है वो 5 लाख से 50 लाख कर दी गई है। अच्छा, 50 लाख से ज़्यादा अंडर रूल 11, 50 लाख से ज़्यादा प्रोक्योरमेंट माँ सिवाय 3 and 10, 3 and 10 रूल जो है ना वो अल्टरनेटिव मेथड ऑफ प्रोक्योरमेंट है। रूल 10 मतलब कि वो चीज़ जो हमें डायरेक्ट प्रोक्योर कर सकते हैं, उसकी अब competition ज़रूरी नहीं है। तो उसके अलावा वो ऑलरेडी ने डिफाइन किए, हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन 50 लाख से ज़्यादा जो प्रोक्योरमेंट होती है तो उसको ओपन कम्पिटिटिव बिडिंग होगी और उसको अखबार में लाजमी दिया जाएगा, कम अज़ कम 2 अखबारों में, जो इंग्लिश और वन इन इंग्लिश और वन इन उर्दू। दूसरे की प्रोक्योरिंग एंटिटी अपने वेबसाइट पे भी डालेगी, और ये अथॉरिटी की वेबसाइट पे भी इसको देना लाजमी है। 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक, अच्छा, 1 लाख रुपए तक आप सिंगल कोटेशन कर सकते हैं। जो अल्टरनेटिव मेथड ऑफ प्रोक्योरमेंट है इसको पीटी परचेज कहते हैं, कि 1 लाख तक प्रोक्योरिंग एंटिटी अपने ऑपरेशनल एक्सपेंसेस के लिए जो हम प्रोक्योरमेंट करते हैं, तो हैंड रसीद वगैरह पे या इसी तरह की, तो वो सिंगल कोटेशन पे 1 लाख तक कर सकते हैं। पहले ये लिमिट 50,000 था, तो 2 अगस्त 2022 के बाद ये 1 लाख हो गया है। अच्छा, 1 लाख से 5 लाख रुपए तक हम जो है ना वो भी उसके लिए भी ओपन कम्पिटिटिव बिडिंग लाजमी नहीं है, सिर्फ उसके लिए कोटेशन 3 कोटेशन जो है ना लेना लाजमी है। तो 1 लाख से 5 लाख तक हम एटलीस्ट 3 कोटेशन लेंगे, और जो लेवेस्ट होता है तो उसको हम उससे हम प्रोक्योर करेंगे। डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए वो केपरा ने डिफाइंड किए कि जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट या कम्प्लेक्स नेचर का कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसको 15% तक जो ओरिजिनल कास्ट होता है, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होती है, तो 15% तक जो है ना वो उसको इन्हांस कर सकते हैं। तो ये रिपीटेड जिसे कहते हैं। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ऑलरेडी, तो उससे भी आप डायरेक्ट गवर्नमेंट टेस्टिंग एजेंसी है, या मुख्तलिफ जो है ना वर्क्स डिपार्टमेंट है, ये FWO वगैरह या स्पार्क इस तरह के, तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं आप, या स्पेयर पार्ट वगैरह। गवर्नमेंट व्हीकल हो, क्योंकि ऑलरेडी अथराइज डीलर्स जो है जिस तरह के टोयोटा या होंडा, तो उससे आप डायरेक्ट ले सकते हैं, वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। और वो चीज़ अवेलेबिलिटी उसकी जो है ना वो अथराइज डीलर है, उसकी दूसरे के पास अवेलेबिलिटी नहीं होती, सिर्फ टोयोटा या होंडा के पास अपने मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो उससे हम डायरेक्ट ले सकते हैं। और अंडर रूल 3 2 हम इमरजेंसी में भी डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग कर सकते हैं। रूल 6 क्लास 2 मेथड ऑफ प्रोक्योरमेंट। अच्छा, 3 मेथड दिए हुए हैं। पहले जो है ना सिंगल स्टेज वन एनवेलप बिडिंग प्रोसेस, ये मेथड दिया हुआ है कि सिंगल स्टेज वन एनवेलप बिडिंग प्रोसेस, फिर सिंगल स्टेज टू एनवेलप बिडिंग प्रोसेस,
single stage, two stage, two envelope bidding method. सिंगल स्टेज वन इनवेलप बिडिंग मेथड क्या है? सिंगल स्टेज वन इनवेलप बिडिंग जो सिंपल बिडिंग मेथड होता है, जिसमें कॉन्ट्रैक्टर सिर्फ फाइनेंशियल बिड सबमिट करता है। जो एक लिफाफा होता है, एक लिफाफे में उसका फाइनेंशियल बिड होता है। हम उसको जो है ना वो कंपेरिजन करते हैं, और जो लेवेस्ट फाइनेंशियल बिड देता है तो उसको हम अवार्ड करते हैं। तो ये सिंगल स्टेज वन इनवेलप बिडिंग मेथड है। अच्छा, वो भी कर सकते हैं, और सिंगल स्टेज टू इनवेलिप बिडिंग जो है ना वो भी कर सकते हैं। सिंगल स्टेज टू इनवेलिप बिडिंग, ये एक कॉन्ट्रैक्टर आपको दो किस्म के बिड जो है सबमिट करेगा। इसमें आपको टेक्निकल बिड एक एनवेलप में सबमिट करेगा, और दूसरे में फाइनेंशियल सील एनवेलप होंगे, दूसरे में फाइनेंशियल बिड होगा। तो पहले प्रोक्योरिंग एंटिटी एक मुकर्रर वक्त पे पहले टेक्निकल बिड ओपन उसका करेगा, और जो फाइनेंशियल बिड है वो अपने साथ रिटेन करेगा। तो टेक्निकल बिड लोग सबमिट करते हैं, ओपनिंग के बाद उसकी वैल्यूएशन होती है। जो कंट्रैक्टर उसकी क्राइटेरिया पे उतरता आते हैं और पास फेल उसका होगा, जो पास होते हैं तो उसका सिर्फ फाइनेंशियल बिड फिर एक मुकर्रर वक्त में ओपन करेंगे, और जो लेवेस्ट होता है तो उसको हम अवार्ड करेंगे। स्टेज टू एनवेलप बिडिंग प्रोसेस है कि इसमें टू टू सिंगल स्टेज टू एनवेलप की तरह है, लेकिन टू स्टेज पे होता है। इसमें यह है कि पहले स्टेज में अगर प्रोक्योरिंग एंटिटी और बिडर्स के साथ जो है ना उसकी मीटिंग होती है, और रिवाइज टेक्निकल बिड या फाइनेंशियल बिड को जो है ना वो सबमिट करेगा। अब क्राइटेरिया डिस्कस करेगा, और फिर उसके मुताबिक रिवाइज बिड जो है ना बिड सबमिट करेंगे। तो फिर ही जो है ना टेक्निकल फिर ओपन होगा, और फिर फाइनेंशियल होगा। तो ये टू स्टेज टू इनवेलप बिडिंग प्रोसेस है। प्री क्वालिफिकेशन ऑफ कंट्रैक्टर, ये अंडर रूल 16 प्री क्वालिफिकेशन के प्रोक्योरिंग एंटिटी जो है ना प्री क्वालिफिकेशन भी कर सकती है, कि पहले से जो है ना मुख्तलिफ बिडर उसकी टेक्निकल साउंडनेस चेक की जाती है, और प्री क्वालिफिकेशन उसको किया, फिर बाद में उसको अगर ज़रूरत के बिना पर उसको वो बिडिंग हो सकती है उसकी। तो ये आगे हम इसको मज़ीद डिटेल से पढ़ेंगे आगे। 17 पोस्ट क्वालिफिकेशन सिंगल स्टेज टू इनवेलप की तरह एक प्रोसेस है, लेकिन इसका उलट है। सिंगल स्टेज टू इनवेलप प्रोसेस में हम जो है ना वो दो इनवेलप आती है, टेक्निकल भी और फाइनेंशियल भी। हम पहले टेक्निकल ओपन करते हैं, और जो पास होते हैं उसका फाइनेंशियल ओपन करते हैं। पोस्ट क्वालिफिकेशन में जब दो सबमिट करते हैं बिडर, टेक्निकल और फाइनेंशियल, तो हम पहले फाइनेंशियल ओपन करते हैं। जो लेवेस्ट बिडर आता है तो उसका टेक्निकल चेक किया जाता है। अगर टेक्निकल में वो पास होता है तो उसको दिया जाता है, अगर फेल होता है तो सेकंड लेवेस्ट बिडर का जो है ना इस तरह चेक किया जाता है। अगर वो पास होता है तो उसको फिर दिया जाता है। तो इसमें फ़र्क ये है कि पोस्ट क्वालिफिकेशन में पहले फाइनेंशियल ओपन होता है, और फिर बाद में जो है ना वो टेक्निकल उसका किया जाता है। और सिंगल स्टेज टू इन वाले प्रोसीजर में पहले टेक्निकल ओपन होता है, और फिर फाइनेंशियल ओपन होता है। अंडर रूल 18 बिड सिक्योरिटी के बारे में कहता है कि बिड सिक्योरिटी 2% और 5% के दरमियान होनी चाहिए। आप 2% भी ले सकते, कम से कम 2% और मैक्सिमम 5%। इंशाल्लाह चैप्टर 3 हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। चैप्टर 3 सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।